वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके अटेंडेंस लगवा लें। पुराने लोग नए लोगों को बता दें कि सब्सक्राइब नहीं करने पे एब्सेंट लगती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के अंतर्गत आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर की प्रतिक्रिया। तो देखो भाई, जब हम स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं तो चालक पे ईएमएफ जनरेट होता है। ये उसकी क्रिया है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हम आर्मेचर की क्रिया पढ़ रहे थे कि वो हमें आउटपुट बना के दे रहा था। लेकिन जहां क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी होगी। अभी तक वो हमें काम करके दे रहा था जो कि हमें पसंद आ रहा था। अब वो कुछ ऐसा भी करेगा जो हमको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज कहला जाती है आर्मेचर की प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन। होता क्या है कि जब आर्मेचर अपना खुद का एक फ्लक्स जनरेट करने लगता है, वो फ्लक्स जो कि मशीन की मेन फील्ड फ्लक्स को छेड़ने लगता है या उसका विरोध करने लगता है। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स हमारा क्या कर रहा था? आर्मेचर का सहयोग कर रहा था या उसके साथ काम कर रहा था, तो ईएमएफ हमारा जनरेट हो रहा था। लेकिन ये जो फ्लक्स आर्मेचर में जनरेट होगा, ईएमएफ जो जनरेट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मेन फील्ड फ्लक्स को ही कट करने लगेगा। ठीक है, जो कि हम ईबी पढ़ा था हमने, ईबी पढ़ा था। ईबी होता है ये बैक ईएमएफ। ठीक है, तो यही जो है मेन फील्ड के फ्लक्स का विरोध करने लगता है। अब जब विरोध करने लगता है तो मशीन के रोटर में एक विसंगति आने लगती है। इसी को कहा जाता है आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, दो कंडीशन हो जाती हैं इसकी। जब आर्मेचर कंडक्टर में से कम लोड करंट गुजरता है, ठीक है, कम लोड करंट जिसे कि हम बोलते हैं कम भार धारा, तो आर्मेचर कंडक्टर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ मेन फील्ड फ्लक्स के साथ इस प्रकार क्रिया करता है कि मेन फील्ड फ्लक्स अपनी स्थिति बदल लेता है। ठीक है, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस, जब हम मशीन को ओवरलोड करते हैं, ठीक है, अभी हमने क्या किया था? मिनिमम लोड किया था। जब हम ओवरलोड कर देते हैं तो पोल के सिरे, ये जो पोल है इसके सिरे संतृप्त हो जाते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हो जाते हैं। और सैचुरेटेड होने की कंडीशन में इनका जो मेन फ्लक्स है, ठीक है, मेन फ्लक्स जो मेन पोल से बनता है वो डीमैग्नेटाइज होने लगता है। ठीक है, पोल से डीमैग्नेटाइज होने लगता है। इससे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था आर्मेचर पे वो कम होने लगता है, क्योंकि भाई हमारा मेन फील्ड पोल ही अगर डीमैग्नेटाइज होने लगेगा तो आर्मेचर पे कितना एक्शन होगा? कम हो जाएगा, तो हमारा ईएमएफ भी कम हो जाता है। ये दो कंडीशन है। कुल मिला के ये है कि आर्मेचर के लिए स्थिति ज्यादा आगे हो जाना, ज्यादा पीछे हो जाना, या यूं कहें कि लोड करंट का बहुत ज्यादा कम हो जाना या लोड करंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, दोनों नुकसानदायक है। यही स्थिति में आर्मेचर रिएक्शन होता है और जो मशीन में एक तरह की विसंगति पैदा होती है जिसे कि हम एबनॉर्मलिटी कहते हैं, असाधारण स्थिति, वो बन जाती है। तो अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे एन और एस फील्ड पोल है, दो पोल मशीन बनाई हुई है। ये आर्मेचर है, ठीक है, ये जीएनए है, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एमएनए है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये लीडिंग पोल टिप, ये ट्रेलिंग पोल टिप। इसके लिए ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ये लीडिंग पोल टिप हो जाएगा और ये ट्रेलिंग पोल टिप हो जाएगा। ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये हमारा उदासीन अक्ष है। जीएनए मतलब ज्यामितीय उदासीन अक्ष, एमएनए मतलब चुंबकीय उदासीन अक्ष। अभी ये दोनों एक साथ है। नॉर्मल कंडीशन मतलब ये कि आर्मेचर में अभी कोई एक्शन हुआ नहीं है, हमने अभी इसे कोई लोड करंट दिया नहीं है, कोई लोड नहीं। ठीक है, अभी आर्मेचर एक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ क्या ये फील्ड पोल एक्शन में है।
जब आर्मेचर एक्शन करेगा तो उसकी कंडीशन अलग हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें जब आर्मेचर एक्शन करेगा, अभी क्या हो रहा है कि फील्ड फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्थिति में जो जनरेटर की डायरेक्शन होती है वो ऐसे क्लॉकवाइज होती है। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो हमारे न्यूट्रल एक्सेस है, ज्योमेट्रिकल और मैग्नेटिकल, इसके हमेशा जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है, परिणामी फ्लक्स, ठीक है, जो मेनली इफेक्टिव होता है आर्मेचर पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होगा तभी हम ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स का यूज करके हम ईएमएफ जनरेट कर सकते। चलिए, ये जो कंडीशन है सेकंड वाली जो हम देख रहे हैं, ये आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, ठीक है, जो हम आर्मेचर पे लोड करंट को घटा और बढ़ा रहे थे, उससे ही ये स्थिति आती है कि फील्ड पोल जो है, पोल शू इसके डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। आप देखो ये जो पोल शू है, यहां से यहां तक ये जो पोल शू है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो प्लस चार्ज लिए हुए हैं, ये एन पोल के अधीन धारा है, और ये जो डॉट चार्ज लिए हुए हैं, ये एस पोल के अधीन की धारा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप देखो ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और यहां से जो हमारा फ्लक्स आ रहा था वो कैसा जा रहा था, ऐसा, एन से एस की तरफ ऐसा आ रहा था, ऐसा चलता हुआ। और ये जो धाराएं जा रही हैं, ये फ्लक्स जो जा रहा है आर्मेचर का, वो ऐसा जा रहा है, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं कि ये जो मेन फील्ड पोल से, ये मेन फील्ड पोल से जो फ्लक्स आ रहा था, इसे ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब डेटोराइज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे विसंगति पैदा होती है और फील्ड पोल पे ईएमएफ बनना कम हो जाता है, सॉरी, आर्मेचर में ईएमएफ बनना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फील्ड पोल पे हमारा जो फील्ड फ्लक्स है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो अब हम अगली कंडीशन में देखेंगे। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है कि जीएनए और एमएनए अभी भी उसी जगह पर है, मतलब ये दोनों अभी साथ में हैं। ठीक है, कब तक? अभी पोल जो है हमारे संतृप्त हुए नहीं है, होना शुरू होंगे इस कंडीशन में। जब ये इफेक्ट पड़ जाएगा, ये इफेक्ट अपना कर लेगा, उसके बाद जीएनए से एमएनए हमारा डिस्ट्रैक्ट होगा। अभी दोनों साथ में ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों अब अलग कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आर्मेचर में, ये आर्मेचर में फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ पोल शू को, इसके फ्लक्स को डिस्टर्ब कर रहा है और इसके फ्लक्स को कमजोर करेगा, तो हमारा इस पे बनने वाला ईएमएफ भी कम बनेगा। अच्छा, इसके कारण, इस स्थिति के कारण ये स्थिति जनरेट होती है। होता क्या है कि जब ये पोल शू पे, ठीक है, पोल शू पे जब ये इफेक्ट करते हैं, यानी कि इसके फ्लक्स को डिस्टर्ब करते हैं और कम कर देते हैं, उस कंडीशन में जो इसका फ्लक्स है पोल शू का, ये थोड़ा सा इस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। उस कंडीशन में जो हमारा जीएनए था, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्यामितीय उदासीन अक्ष, और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए, दोनों साथ में थे। जैसे यहां पे आप देखो दोनों साथ में हैं, लेकिन इसका प्रभाव ये होता है, आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का ये प्रभाव होता है कि हमारा एमएनए जीएनए से क्यू एंगल पर शिफ्ट हो जाता है। जब ये क्यू एंगल पर शिफ्ट होता है, अच्छा, क्योंकि शिफ्ट होता है, और ये देखिए आप यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स है, जो परिणामी फ्लक्स हमेशा एमएनए के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम इस फ्लक्स का पूरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कट हो रहा हो। इसीलिए हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को
थोड़ा सा पकड़ के चलते हैं। अच्छा, जब ये शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ ऐसे करके, इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे पोल शू डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। आप देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का प्रभाव ये होता है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये सब किस वजह से हो रहा है? सारे फसाद की जड़ सिर्फ यही है कि आर्मेचर में एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है और उसी से जो फ्लक्स उसका निकलता है आर्मेचर का, ये मेन फील्ड फ्लक्स को नुकसान करने लगता है, नुकसान करता है। ये इफेक्ट होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो एमएनए शिफ्ट हो गया। एमएनए कितना शिफ्ट हुआ भाई? क्यू एंगल से शिफ्ट हुआ। अब ये शिफ्ट हुआ क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स शिफ्ट हो गया था। अच्छा, फ्लक्स यहाँ पे कमजोर, यहाँ पे कमजोर, तो हमारा एमएनए भी शिफ्ट हो गया, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। अच्छा, रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन एमएनए की हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इन सब वजहों से जो हमारे नुकसान होते हैं मशीन में, अच्छा नुकसान है तो उनके निवारण भी है। आप लोगों ने सुना या देखा होगा कि मशीन में कई जगहों पे इंटरपोलर वाइंडिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो भी इसी वजह से इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, सबसे पहला तो यह है कि जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होने लगती है। ठीक है, क्योंकि एमएनए शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये जो कार्बन ब्रश लगे थे हमारे, जीएनए और एमएनए के एकदम साथ में लगे हुए थे। अब जब एमएनए शिफ्ट हो गया है तो हमको ये जो स्पार्किंग होती है, इस वजह से एमएनए चूंकि शिफ्ट हो जाता है तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे स्पार्किंग बहुत ज्यादा होने लगती है। इस स्पार्किंग के लॉस को या ये जो डिस्टरबेंस होता है स्पार्किंग की वजह से, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एमएनए के अकॉर्डिंग कार्बन ब्रश को भी शिफ्ट कर देते हैं। किस दिशा में? आर्मेचर के घूमने की दिशा में कार्बन ब्रशों को शिफ्ट किया जाता है। मतलब ये यहां आ जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। तो इससे हम एक नुकसान से बच सकते हैं, जो कि स्पार्किंग का नुकसान होता है। ठीक है, वी कैन शिफ्ट कार्बन ब्रश एट न्यू एमएनए, इसे हम बोल सकते हैं न्यू एमएनए। ये नया एमएनए था, पुराना एमएनए कहां पे था? यहाँ पे जीएनए के साथ। ठीक है, अच्छा दूसरा, मेन फील्ड फ्लक्स कमजोर हो जाता है। इस मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसकी वाइंडिंग्स हैं उनमें हम टर्न बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर आप टर्न बढ़ा रहे हैं तो आपकी मशीन की कॉस्ट बढ़ जानी है, जरूरी है भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इस लॉस को बचाना है। तो हम क्या करते हैं, टर्न ज्यादा कर देते हैं ताकि ये जो है ऐसा जाने लगे एकदम, मतलब थोड़ा सा हमारा फ्लक्स वेस्ट होगा लेकिन पूरा हम उसे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स को कमजोर होने से बचाने के लिए वाइंडिंग के टर्न बढ़ा देते हैं। अच्छा, और फील्ड वाइंडिंग में हम उसका रिलक्टेंस बढ़ा देते हैं। रिलक्टेंस बढ़ाने से ये हो जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारा अच्छा बनता है। किसका? कोर में फील्ड फ्लक्स, यानी कि फील्ड फ्लक्स का जो कोर है उसमें हम रिलक्टेंस बढ़ा देते हैं, ये भी एक सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, पोल शू इंक्रीज कर दें, ये अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा। पोल शू इंक्रीज कर दें मतलब आपने कई मशीनों में देखा होगा कि पोल शू ऐसे सीधे ना बना करके पोल शू ऐसे डिजाइन कर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इन्हें बढ़ा दिया जाता है ऐसे, या इसे और ज्यादा लेंगे, ऐसा कर देते हैं। ये भी एक तरीका होता है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये
इसी लॉस से बचने के लिए किया जाता है कि हम पोल शू को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वो आर्मेचर को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। अब आप देखो, अगर पोल शू यहां तक बढ़ा दिए गए तो यहां से भी जो फ्लक्स निकलेगा ये, अब ये फ्लक्स कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो पोल शू को बढ़ा देना भी एक एग्जाम्पल है। दूसरा, हम पोल शू कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। कहां पे? पोल शू में, ठीक है। पोल शू में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं और उसे आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो आर्मेचर के करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद तरीका है इस चीज से बचने के लिए। अगर देखा जाए तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ही सबसे अच्छा तरीका है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का या उससे बचने का। उसके साथ आप इंटरपोलर वाइंडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं कि और क्या ऐसी बातें हैं जो मैं आपको और बता सकता हूं। आखिरी बात कि जब हम बात करते हैं ज्यादा किलोवाट की मशीनों की, तो ज्यादा किलोवाट की मशीनों का आउटपुट भी ज्यादा होता है, ठीक है। और हमको पता है कि जनरेटर में लोड करंट बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है। तो जब लोड करंट घटता बढ़ता है तो उसके साथ साथ इसका आर्मेचर का रिएक्शन भी घटता और बढ़ता है। तो इसीलिए हम इसमें जो मैंने बताया कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो यूज करते हैं, वो इन्हीं के लिए करते हैं और सबसे ज्यादा कारगर इन्हीं के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी में होती है। आर्मेचर रिएक्शन की लॉसेस भी इसी में होते हैं। क्यों? ज्यादा किलोवाट, ज्यादा आउटपुट, ज्यादा लोड करंट में वेरिएशन, तो ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन में वेरिएशन। अच्छा, कंपाउंड जनरेटरों के केस में जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की जाती है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के बीच में की जाती है, मध्य में, ठीक है। ये एक खास बात थी। और सबसे ज्यादा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन्हीं मशीनों में इस्तेमाल होती, यानी कि बड़े पैमाने वाली मशीनों में। तो आर्मेचर रिएक्शन में हमने ये चीजें देखी। अब इसमें आपको अगर कोई डाउट है या आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे बताना चाहिए था और मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप उसके लिए मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जीएनए एमएनए को लेकर बनता है, एंगल को लेकर बनता है, रिजल्टेंट फ्लक्स को लेकर बनता है, और सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आते हैं आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से और उनके निवारण से। तो मैंने आपको जितने भी प्रभाव और निवारण बताए हैं उनको आप बार बार देखो और अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो बोला है वो करते रहो, और जो नए एडमिशन है वो सब्सक्राइब करो। घर में रहो, सुरक्षित रहो।